नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये जो आज का वीडियो है, इसमें हम चर्चा करेंगे अगस्त 2024 की करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? इससे पहले अगर आपने इससे पहले के मंथ की करंट अफ़ेयर्स नहीं देखी है यूपी स्पेशल, तो आपको जून 2024, जुलाई 2024 या किसी भी मंथ की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी। तो अगस्त 2024 या इससे पहले भी जो भी आपको करंट अफ़ेयर्स देखनी हो, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ, मैं आपको एक सूचना दे दूँ, अगर आपको अगस्त 2024 की पीडीएफ चाहिए ताकि आप इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकलवा सकें और बार-बार इनका रिवीज़न भी कर सकें, तो आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर करके अगस्त, जुलाई, जून जो भी महीने की आपको पीडीएफ चाहिए वो आप हाँ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की जो वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, अगर आप इसकी भी तैयारी में लगे हुए हो, तो इसके मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। मॉक टेस्ट की श्रृंखला के साथ-साथ इन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का डिटेल्ड डिस्कशन भी वहाँ पर दिया गया है, वीडियो फॉर्म में, रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में, ठीक है? तो आप इनको भी हाँ, ले सकते हो वहाँ से, इनको भी आप देख सकते हो। तो अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स को चलिए शुरू करते हैं। पहला पढ़ो, कह रहा है कि हाल ही में फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन एफसीआरएफ, ठीक है, ने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और अपने नागरिकों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस पहल की शुरुआत की है? फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कि हाल ही में ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन का नाम क्या है? फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन। इसने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और अपने नागरिकों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस पहल की शुरुआत की है? तो आप बताओगे, उत्तर प्रदेश में इसने शुरू की है साइबर सेफ उत्तर प्रदेश। देखो, ये है एफसीआरएफ। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फ्यूचर क्राइम फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है? फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन और ये एक पहल की शुरुआत कर रहा है। इस पहल का नाम है साइबर सेफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस पहल की शुरुआत की क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कहाँ की? तो आप बताओगे लखनऊ में, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं? किन विषयों पर ध्यान दिया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है साइबर क्राइम को लेकर ये पहल हो रही है। तो इस वजह से साइबर क्राइम से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, उनको सुलझाने के लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा। अर्थात महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचा बुनियादी ढाँचा और जो साइबर हमले होते हैं, साइबर हमलों के बचाव पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो जनता है, जनता में साइबर सुरक्षा की भावना को प्रेरित करना और उन्हें जागरूक बनाना, ठीक है? इन मसलों पर ध्यान दिया जा रहा है इस पहल के अंतर्गत। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कौन-सी पहल शुरू की गई है, तो आप बताओगे साइबर सेफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रही कांगयात से चोटी। ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बंदा चढ़ा है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सही कथन की पहचान करो। इनका नाम है चिराग अग्रवाल। ये कांगयात से चोटी पर चढ़ गए जाके। कहाँ से हैं? बरेली से। ये चोटी कहाँ पर है अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे लद्दाख में है और इस चोटी की ऊँचाई कितनी है? तो आप बताओगे 20,500 फीट। बात समझ पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन में लगभग सभी उत्तर आपको मिल जाएँगे। मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ। कांगयात से चोटी अभी चर्चा में क्यों रही? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो आप बताओगे बरेली के एक शख्स हैं चिराग अग्रवाल। ये चढ़ गए जाके इसमें। इन्होंने इस चोटी को फ़तेह किया है। इसकी ऊँचाई कितनी है? 20,500 फीट और चोटी भारत के कहाँ पर है? ये है लद्दाख में, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट देखो तीसरा, हाल ही में चर्चा में रहा एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र। ये उत्तर प्रदेश में है। अभी हाल ही में एक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है और ये आंगनवाड़ी जो केंद्र है ये अद्भुत है, एआई आधारित है, आर्टिफ़िशियल आधारित है। तो अब ऐसी स्थिति में इससे संबंधित जो कथन है वो आपसे कह रहा है कि कौन से सही हैं? ज़रा पढ़ो।
उत्तर प्रदेश में ये जो एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र है, ये गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में देश के पहले आर्टिफिशियल आंगनवाड़ी केंद्र की यहाँ पर शुरुआत हुई है। ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र किस जनपद में खुला है, आप बताओगे गाजियाबाद में। कहाँ? मुरादनगर में। बात समझ पा रहे हो? और ग्राम अगर पूछ ले, तो आप बताओगे मोरटी, मोरटी ग्राम, ठीक है? अच्छा, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो अपने राज्यपाल ने किया है, आनंदीबेन ने। अब यहाँ पर आओ, इसमें 3-4 बातें और हैं जो आपको बताऊँ। सबसे पहली बात, तो ये पहला एआई आधारित है। एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आधारित है, ठीक है? ये क्या है? ये है आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्र। यानी जो बच्चे हैं, बच्चों को रटाया नहीं जाएगा, इसमें बहुत कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा। तो एआई आधारित पहला आंगनवाड़ी केंद्र ये कहाँ पर खुला है? आप बताओगे गाजियाबाद, गाजियाबाद में। और अगर आपसे पूछे गाजियाबाद में कहाँ? तो आप बताओगे मोरटी ग्राम। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया है, तो आपसे उद्घाटन भी पूछ सकता है। क्या बताओगे? आनंदी, हाँ, बेन पटेल, ठीक है? इन्होंने ये भी कहा है कि गाजियाबाद में आगे आने वाले समय में लगभग 100 आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्रों को एआई आधारित किया जाएगा, एआई आधारित किया जाएगा। तो ये सरकार का टारगेट है कि इस जनपद में लगभग 100 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र और होंगे, जिनको हम एआई बेस्ड बनाएँगे, ठीक है? तो इतनी बातें याद रखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नेक्स्ट देखो तीसरा, इसरो ने भारत अमेरिका मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपने अंतरिक्ष यात्री का चयन किया है। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये ग्रुप कैप्टन है और ये वास्तव में मुख्य अंतरिक्ष यात्री हैं। तो मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनको नामित किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बस इतना आपसे पूछा है। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये है लखनऊ से। ध्यान दो, इनके साथ एक शख्स का नाम और चुना गया है। ये किस मसले की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इसरो के द्वारा ये जो भारत अमेरिका स्पेस मिशन है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्पेस मिशन, इसके लिए इसरो ने एक शख्स का चयन किया है जिनका नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है? ये लखनऊ से संबंधित है, ये लखनऊ से संबंधित है और ये इस मिशन के प्राइम एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक? और ये लखनऊ से संबंधित हैं। इनके अलावा एक सहयोगी हैं इन्हीं के, शुभांशु शुक्ला के एक सहयोगी का भी चयन किया गया है। इनका नाम है प्रशांत प्रशांत बालकृष्ण नायर, बालकृष्ण नायर। ये हैं केरला से, ठीक है? ये लखनऊ से हैं। तो शुभांशु शुक्ला को आप याद रखोगे, चूँकि आप उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स पर फोकस कर रहे हो। हाँ, लिखो। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ो। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रही लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पढ़ो जरा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ये अभी आपको पता होगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये कहाँ मनाया जाता है? आपने दिल्ली में लाल किला में। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था। कितनी दीदियों को? 3 लखपति दीदी हैं और 5 हैं ड्रोन दीदी। इनको आमंत्रित किया गया, यानी टोटल कितनों को आमंत्रित किया गया है? 8 को। अच्छा, ये दीदियाँ करती क्या हैं? तो ये जो योजना चलाई जा रही थी ना, ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें आपको पता होगा एसएचजीस बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। तो उसी से ये संबंधित हैं, ठीक है? उसी से ये जुड़ी हैं। तो इनको बुलाया गया है। तो ये काफ़ी चर्चा में खबर थी, इसलिए इसको आप याद रखो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा केडी बाबू सिंह स्टेडियम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये केडी बाबू सिंह स्टेडियम ये है कहाँ पर? आप बताओगे लखनऊ में। ये अभी चर्चा में रहा, क्यों रहा? मुझे बताओ। ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इस स्टेडियम में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के मध्य मुकाबला होगा, ठीक? ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अब देखो, मैं इसमें 3-4 बातें आपको बता दूं। मोहन बागान, मोहन बागान और बंगाल एफसी, ठीक? ईस्ट बंगाल एफसी, इनके बीच मुकाबला होगा, मुकाबला होगा। कहाँ होगा? तो आप बताओगे लखनऊ में
केडी सिंह बाबू स्टेडियम। इस स्टेडियम में, बात समझ पा रहे हो? लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। अच्छा, ये मोहन बागान जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी पता है आपको? इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। इसके अलावा लखनऊ में एक बात याद रखो, लखनऊ को कहा जाता है पूर्व का कॉन्स्टेंटिनॉल, हाँ, टिनोपल। ये कहा जाता है इसको लखनऊ को, पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यहाँ तक वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों का। नेक्स्ट देखो 7वां, हाल ही में चर्चा में रहे रोड टू स्कूल के प्रोजेक्ट के संबंध में सही कथन का चयन करो। ये रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। पढ़ो। उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पूरा का पूरा मिशन कहाँ से शुरू किया गया? आप बताओगे गोरखपुर से। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? फिर से समझो। उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ से किया गया? गोरखपुर से। किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, अब दूसरे में आओ। रोड टू स्कूल अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक फाउंडेशन की एक पहल है। ये सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। अब निपुण से इसका फुल फॉर्म याद रखना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये निपुण पहल ये कब शुरू की गई थी? इसका फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल इनिशिएटिव नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड न्यूमरेसी। इसका फुल फॉर्म याद रखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, निपुण पहल की शुरुआत कब की गई थी भारत सरकार ने? ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने शरीर में बैक्टीरिया को फैलाने वाले एक खास रिसेप्टर की खोज की है, जिससे संक्रामक रोगों के इलाज में काफी मदद मिलेगी? कौन है ये? ये है आईआईटी कानपुर। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर काफी चर्चा में रहा और आपने पढ़ा भी होगा। मैंने जून और जुलाई जो करंट अफेयर्स पढ़ाई हैं, उनमें मैंने बताया भी है, कई बार ये चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा था, क्योंकि इसने एक पहल शुरू की है। आपने इस पहल का नाम सुना होगा, साथी एसएससी। साथी एसएससी पहल, ये शुरू की है इसने। ये किसके द्वारा शुरू किया गया प्लेटफ़ॉर्म है? तो आप बताओगे आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है? दरअसल यह है प्लेटफ़ॉर्म एसएससी एमटीएस से एमटीएस की परीक्षाओं से लेकर अन्य के लिए शुरू किया गया है। के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है। तो इसको शुरू किसने किया है? इसको शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने। अच्छा, आईआईटी कानपुर अभी फिर से चर्चा में था। आईआईटी कानपुर नहीं था, दरअसल आप अगर कानपुर को लोगे, तो कानपुर का एक संस्थान था चर्चा में। इस संस्थान का नाम आपने सुना होगा एचबीटीयू। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। ये अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसके शोधकर्ताओं ने एक लुब्रिकेंट बनाया है। ये लुब्रिकेंट क्या है? दरअसल ये ऐसा लुब्रिकेंट है जो वनस्पति तेल से बनाया गया है। वनस्पति तेल से बना है। ये पेट्रोलियम पदार्थों से नहीं बना है। तो इसकी खास बात क्या है? जब ये वनस्पति तेल से बना है, इसकी खास बात ये है कि ये एक तो सस्ता है पेट्रोलियम पदार्थों की अपेक्षा, और दूसरा इससे प्रदूषण कम होता है। प्रदूषण कम होता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो हरकोर्ट बटलर जो कानपुर का एक संस्थान है, ये अभी चर्चा में रहा। ठीक है? तो जितने संस्थान चर्चा में रह रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बना के आप तैयार रखो। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। 9वां नंबर देखो, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट भारत एक रिपोर्ट जारी की है केंद्र सरकार ने, जिसे कहा जाता है भारत में महिला और पुरुष 2023। ये अभी अगस्त में जारी हुई है। इसके अनुसार सही कथन की पहचान करो। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि भारत की जनगणना, भारत की आबादी कितनी हो जाएगी 2035 2036 तक, सॉरी 2036 तक कितनी आबादी हो जाएगी, लिंगानुपात कितना हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें इसमें समाहित हैं, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या है, मैं वो सिर्फ चर्चा करूँगा आपसे। ठीक है? पढ़ो पहला, यूपी में स्टार्टअप शुरू करने में महिलाएँ देश में दूसरे स्थान पर हैं।
ठीक है? पहले स्थान पर कौन है? इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो स्टार्टअप शुरू करने के मामले में जो यूपी की महिलाएँ हैं, वो देश में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। वहीं इस रिपोर्ट का 25वां ये संस्करण जारी किया गया है और किया किसने है? भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए ये भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक की रिपोर्ट है, इसका कौन सा संस्करण है? आप बताओगे 25वां। किसने शुरू किया है या किसने जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार ने। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है स्टार्टअप महिला स्टार्टअप के मामले में? आप बताओगे दूसरा। ठीक है, इसमें देखो तीन चार बातें और हैं जो आप बिल्कुल कंठस्थ करो। ये रिपोर्ट कौन-सी है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। ये रिपोर्ट है महिला, पुरुष भारत में महिला-पुरुष रिपोर्ट 2023। ठीक? ये अगर मैं आपसे पूछूँ ये कौन-सा संस्करण है? आप बताओगे 25वां संस्करण है। किसने जारी की है? तो केंद्र सरकार ने जारी की है। केंद्र सरकार ने जारी की। ठीक? अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था महिला स्टार्टअप के मामले में राज्यों की स्थिति क्या है? राज्यों की स्थिति। तो पहले स्थान पर तो आपका महाराष्ट्र है ना? दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, तीसरा है दिल्ली दिल्ली। इस रिपोर्ट में ये तक बताया गया है कि जो आने वाला 2036 है, 2036 तक जो जनसंख्या है, वो भारत की 152.2 करोड़ हो जाएगी। ध्यान दें, 2036 तक भारत की आबादी कितनी हो जाएगी? 152.2 जिसमें महिला जो होंगी वो 48.8% हो जाएँगी। बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं इसमें, आप पढ़िए। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएँगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 10वां देखो, हाल ही में चर्चा में रहा प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। इसको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई थी। इसमें किया क्या गया है? इसके संबंध में सही कथन पहचानो। तो सबसे पहला पढ़ो, ये जो विधेयक आया है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। इसमें किया ये गया है कि जो उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय थे, उनमें एक शब्द लगा था राज्य, इसे हटा दिया गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक विश्वविद्यालय था माँ विंध्यवासिनी देवी राज्य विश्वविद्यालय, तो यहाँ से राज्य को हटा दिया गया। माँ पटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर का, यहाँ से राज्य को हटा दिया गया। तो ऐसे जितने भी विश्वविद्यालय थे, इनसे राज्य शब्द को हटा दिया गया है, इसलिए इस बिल को लाया गया है। ठीक है? आदि नामों से राज्य शब्द को हटा दिया गया। ये आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 11 उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश का कौन-सा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा, ठीक है? और पैतृक संपत्ति का जो बँटवारा है, बँटवारे के लिए ₹5000 का स्टाम्प शुल्क का निर्धारण प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। दूसरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। हाल ही में साधना सक्सेना आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक बनाई गई हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? आप बताओगे प्रयागराज से। ये जो साधना सक्सेना है, ये चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनाई गई है। आर्म्ड फोर्सेस में चिकित्सा सेवा की महानिदेशक। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कहाँ से हैं ये? ये हैं प्रयागराज से। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जारी इंडिया टुडे की बेस्ट रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? इंडिया टुडे ने जो जारी किया है, इंडिया टुडे का अभी जुलाई विशेषांक आया था। ध्यान दें, इंडिया टुडे का इंडिया इंडिया टुडे का जुलाई विशेषांक, ठीक है? इस जुलाई विशेषांक में बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इस रैंकिंग में जो पहला स्थान है, वो दिया गया है एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। ठीक है? वही आपसे पूछ रहा है। इंडिया टुडे की बेस्ट रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? आप बताओगे एएमयू। 14 नंबर देखो, एक सॉफ्टवेयर है iMiras। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो एक आईआईटी कानपुर से पढ़ने वाले हैं, इनका नाम है शांतनु। इन्होंने इसको विकसित किया है। iMiras ये क्या है? वास्तव में ये जो साइबर अटैक होता है, वो साइबर अटैक से ये बचाएगी। कैसे बचाएगी? दरअसल ये जो भी आपका डेटा होगा, जो भी कंपनी होगी, कंपनी के जो गोपनीय डेटा होते हैं, उनको ही एक क्लोन कॉपी तैयार करती है। और फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि ये जो भी साइबर अटैक होता है, वो क्लोन कॉपी पर होता है और इससे जो उनका गोपनीय डेटा होता है, वो बच जाता है। ठीक है? तो साइबर अटैक होता है तो केवल क्लोन पर हो सकता है, इसके अलावा
उनका जो गोपनीय डेटा होगा कंपनी का वो बचेगा। तो ये कथन दोनों सही हो जाएँगे। फिर से ध्यान दो, आई मिराज किसने बनाया है? आईआईटी कानपुर से पढ़ने वाली शांतनु। और ये क्या करेगा? ये किसी भी कंपनी के जो गोपनीय डेटा होते हैं, जब उन पर साइबर अटैक होगा, तो इसके माध्यम से एक क्लोन कॉपी तैयार की जाएगी। इस क्लोन कॉपी पर ही साइबर अटैक होगा, जिससे जो गोपनीय डेटा होता है, उसको बचाया जा सकेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के किस शैक्षणिक संस्थान में आईआईटी मद्रास की तर्ज पर रिसर्च पार्क बनाने की योजना है? तो ये है आईआईटी बीएचयू, यहाँ पर बनेगा। ध्यान दें, आईआईटी बीएचयू में आईआईटी मद्रास की तर्ज पर एक रिसर्च पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 85 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। तो ये बन कहाँ रहा है रिसर्च पार्क? आप बताओगे आईआईटी बीएचयू में। 16 नंबर देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में नक्षत्र वाटिका और द्वादश ज्योतिर्लिंग बनाने के लिए बजट का आवंटन किया है? आप बताओगे संगम नगरी अपने प्रयागराज। तो प्रयागराज में ये दोनों चीजें बनेंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.34 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। 6.34 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और ये सब कहाँ बन रहा है? ये सब बन रहा है प्रयागराज में। ध्यान दें, एक जगह है। और ये एक चीज़ और मुझे बताओ, ये सब प्रयागराज में ये क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि 2025 में महाकुंभ होने वाला है, ठीक है? तो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र हो, पर्यटन ज़्यादा हो, इसलिए ये सारे के सारे आकर्षक चीज़ें बनाई जा रही हैं। हाँ, और ठीक है, इसमें 2 चीज़ें याद रखो, एक भारद्वाज आश्रम है, आश्रम। यहाँ पर बनेगा नक्षत्र वाटिका, नक्षत्र वाटिका। और एक और स्थान याद रखो, मिंटो पार्क, मिंटो पार्क। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा द्वादश ज्योतिर्लिंग, ठीक है? द्वादश ज्योतिर्लिंग यहाँ बनेगा, भारद्वाज आश्रम में और मिंटो पार्क। तो ये दोनों ही बन रहे हैं, बस इतनी बात याद रखो, ये दोनों ही बन कहाँ रहे हैं? आप बताओगे प्रयागराज में। और भी अगर आपको चीज़ें याद रखनी हो, तो ये कहाँ-कहाँ बन रहे हैं, एग्ज़ैक्ट लोकेशन भी आप हाँ, ध्यान रख सकते हो, प्रयागराज में। नेक्स्ट देखो, मेरठ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में पहली बार भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी शुरू की है। भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी शुरू की है। इस सैटेलाइट निगरानी तंत्र का नाम क्या है? आप बताओगे भूनेत्र, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन कन्विक्शन के जारी सालाना आंकड़ों में चिन्हित किए गए मुकदमों की संख्या और उनमें शत प्रतिशत सजा करने में उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद का पहला स्थान है? उत्तर प्रदेश के ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ का पहला स्थान है इसमें। ऑपरेशन कन्विक्शन ने के जारी सालाना आंकड़ों में चिन्हित किए गए मुकदमों की संख्या और उनमें शत प्रतिशत सजा करने में उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद का पहला स्थान है? आप बताओगे अलीगढ़। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने बैक्टीरिया और फंगस के जरिए होने वाली जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक नैनो मेडिसिन का विकास किया है? ये कौन है? नैनो मेडिसिन का विकास करने वाला है आईआईटी बीएचयू, ठीक है? हाल ही में 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड हुआ 2024 में। इसमें उत्तर प्रदेश की एक है भाविया तिवारी, इन्होंने रजत पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर से ये संबंधित हैं? क्या बता सकते हो आप? ये हैं उत्तर प्रदेश में नोएडा से संबंधित, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में वीरों को नमन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम किस घटना के शताब्दी महोत्सव के रूप में शुरू किया गया है? ध्यान से समझें। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? वीरों को नमन, ठीक? ये कह रहा है कि ये जो कार्यक्रम है, ये किस घटना की शताब्दी महोत्सव पर शुरू किया गया है? अब यहाँ से ऐसे समझो, हमारे जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कहा है कि भाई ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम होगा जो हमारे यहाँ काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी, जिसको कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अवसर पर इसे शुरू किया गया है। शुभारंभ के अवसर पर ये शुरू किया गया। ये कार्यक्रम कौन-सा है? ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम है वीरों को नमन। तो अगर आपसे पूछे ये कार्यक्रम किसने इसको उद्घाटित किया है, या हम कहें किसने इसका उद्घाटन किया है, तो आप बताओगे योगी आदित्यनाथ। ये जो वीरों को नमन कार्यक्रम है, इसका संबंध किस घटना से है? तो आप बताओगे काकोरी ट्रेन एक्शन घटना से। और ये काकोरी ट्रेन कांड हुआ कब था? 9 अगस्त 2024
सॉरी 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925 में। और आपको पता होगा 2025 आने वाला है। 2025 में 100 साल पूरे हो जाएँगे, ठीक है? तो इसी वजह से शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अवसर पर इसको शुरू किया गया है ये कार्यक्रम। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, घरेलू क्रिकेट में डीआरएस। डीआरएस क्या होता है? डीआरएस का मतलब होता है डिसीजन डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ठीक है? आपने इंटरनेशनल क्रिकेट जब देखते होंगे तो वहाँ पर डीआरएस का प्रयोग किया जाता है। तो डीआरएस का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? अभी तक डीआरएस का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था, लेकिन अब ये घरेलू क्रिकेट में भी होगा और इसकी शुरुआत करने वाला है अपना उत्तर प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि जब भी टीआरएस सिस्टम ये लागू किया जाता है तो काफ़ी खर्चा आता है इसमें। 2 कैमरे सेट किए जाते हैं, तो इसमें एक जो कैमरा सेट किया जाता है उसकी उसका जो खर्चा आता है लगभग 5 लाख रुपए आता है, तो काफ़ी खर्चा है। इस वजह से जो अभी तक राज्य स्तर की जो टीमें थीं या राज्य स्तर के जो एसोसिएशन थे, वो इसको लागू नहीं कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है, जिसने घरेलू क्रिकेट में भी डीआरएस सिस्टम लागू किया है, ठीक है? तो हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा शारदा कार्यक्रम। ध्यान दें, शारदा कार्यक्रम के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये जो शारदा कार्यक्रम है, ये चर्चा में क्यों रहा? देखो, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग का है ये कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा विभाग का शारदा कार्यक्रम, ठीक है? बेसिक शिक्षा विभाग का शारदा कार्यक्रम। और इसमें होगा क्या? इसमें जो आउट ऑफ स्कूल है ना, आउट ऑफ स्कूल के बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल। आउट ऑफ स्कूल का मतलब क्या है? जो स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है? आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षित करने के लिए योजना सरकार ने बनाई है कि अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करना है, तो कहीं न कहीं जो रिटायर शिक्षक हो गए हैं, रिटायर शिक्षकों को मानदेय पर भर्ती किया जाएगा। मानदेय पर भर्ती किया जाएगा, ठीक है? और फिर ये जो शिक्षक होंगे रिटायर्ड, ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा देंगे और ऐसी स्थिति में इनको जो मानदेय दिया जाएगा, वो होगा 6,000 रुपया। ये मानदेय दिया जाएगा और सरकार की मंशा है कि ये जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, ये 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को टी डील करेंगे। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को ये शिक्षक डील करेंगे। ध्यान से समझ पा रहे हो आप हमारी बात? तो बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यक्रम क्या है? शारदा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए किनको हायर किया जाएगा? जो रिटायर्ड शिक्षक हो गए और उनको 6,000 रुपए के मानदेय पर भर्ती कर लिया जाएगा। फिर वो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को ये शिक्षक डील करेंगे। ठीक है? वापस आ जाओ। अब इसमें ऑप्शंस पढ़ो। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया है। ठीक है? मानदेय कितना रुपया देंगे? 6,000 रुपए। ठीक? आगे देखो। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के तहत आउट ऑफ स्कूल के तहत सॉरी 6 से 14 साल तक के बच्चों को इसमें डील किया जा रहा है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। ठीक है? 23 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 24। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू आगरा के संबंध में सही कथन का चयन करो। ये न्यू आगरा चर्चा में क्यों रहा? इसको पढ़ो जरा। येडा अधिसूचित 30 गाँवों की, ध्यान दें, अधिसूचित कितने गाँव हैं? 30 गाँव। 30 गाँवों की 10,500 हेक्टेयर भूमि पर न्यू आगरा विकसित करेगा। ये न्यू आगरा क्या है? इसको नए रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 30 गाँवों की इसमें भूमि ली जाएगी और 30 गाँवों की भूमि लगभग वो होगी 10,500 हेक्टेयर। उस भूमि पर न्यू आगरा को विकसित करने का सरकार का लक्ष्य है। अच्छा, दूसरा पढ़ो। येडा ने न्यू आगरा का मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी ट्रैक्टेबल इंजीनियरिंग स्काई ग्रुप को सौंपी। इस ग्रुप का नाम आप याद रखोगे, ट्रैक्टेबल इंजीनियरिंग स्काई ग्रुप। ये जो नया न्यू आगरा है, नया आगरा है, इसका मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है? ऊपरी दोनों सही है। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किस जनपद में स्थापित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। ये राम मनोहर लोहिया यानी लोहिया संस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? आप बताओगे, ये है लखनऊ में। आंसर होगा इसका लखनऊ। और यहाँ पर ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर गामा नाइफ मशीन लगाई जाएगी। और ये जो नाइफ मशीन लगाई जा रही है, इसमें ऐसा माना जाता है कि सरकार ने
लगभग 60 करोड़ रुपए खर्चा की मंजूरी दी है। तो ध्यान रखें, टोटल खर्च कितना होगा इसमें 60 करोड़ रुपए जो कि सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ये गामा नाइफ मशीन अगर आपसे पूछे किस संस्थान में लग रही है, तो आप बताओगे राम मनोहर लोहिया संस्थान में। अगर आपसे पूछे किस शहर में लग रही है, तो लखनऊ में। अगर आपसे ये पूछ ले कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जहाँ पर गामा नाइफ मशीन लगाई जा रही है, जिसकी लागत 60 करोड़ रुपए आँकी गई है, ये किस शहर में है? तो आप बताओगे लखनऊ में। ठीक है? 25 का सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो 26 किस जनपद में स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने ब्राजील के साथ डेयरी, कृषि, जैविक प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन में अनुसंधान के लिए समझौता किया है? ये फिर से पढ़ो इसको। कह रहा है कि कौन से जनपद में स्थित है श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय? क्या किया है वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने? इसने अभी हाल ही में ब्राजील के साथ समझौता किया है। किन क्षेत्रों में समझौता किया है? डेयरी में, कृषि में, जैव प्रौद्योगिकी में, स्वास्थ्य में, पर्यटन के अनुसंधान आदि क्षेत्रों में इसने समझौता किया है। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये जो वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? आप बताओगे मेरठ में है। ठीक है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। फिर से समझो, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ये कहाँ है? मेरठ में। इसने किया क्या है? ब्राज़ील के साथ समझौता किया है। किन क्षेत्रों में समझौता किया है? तो डेयरी, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, अनुसंधान के लिए इसने समझौता किया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, हाल ही में भारत और किस देश की सरकार के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है? भारत और कौन-सा देश है जिसके मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है? इसमें फ़ायदा वाराणसी को हो गया। वाराणसी में एसएलसीआर की स्थापना हो रही है। तो वाराणसी में एसएलसीआर की स्थापना हो रही है, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आपसे पूछा जाए एसएलसीआर की स्थापना कहाँ हो रही है, तो आप बताओगे वाराणसी में। ठीक है? क्वेश्चन ये है कि ये जो एसएलसीआर की स्थापना हो रही है, भारत और किस देश की सरकार के मध्य साझेदारी का एक स्वरूप है? तो आप बताओगे ये है डेनमार्क। ठीक? अब इसमें यहाँ से देखो, भारत और डेनमार्क के बीच हरित प्राधिकरण, या हम कहें प्राधिकरण ना लिखो, हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है। ठीक है? तो ये किन 2 देशों के मध्य हुई है? भारत और डेनमार्क के मध्य। अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें ये जो अपना शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, वाराणसी में वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला के गठन को मंजूरी दे दी गई है। प्रयोगशाला का गठन होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है? दरअसल ये जो पूरा का पूरा ताना-बाना है ना भारत और डेनमार्क के बीच जो साझेदारी है, वास्तव में ये एक त्रिपक्षीय साझेदारी है, जिसमें भारत सरकार भी है, इसमें डेनमार्क सरकार है और साथ ही साथ इसमें बीएचयू, आईआईटी बीएचयू भी है। तो ये एक इन तीनों के मध्य एक त्रिपक्षीय पहल है, ठीक है? त्रिपक्षीय पहल है। अच्छा, ये जो एसएलसीआर की स्थापना हो रही है, एसएलसीआर, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ध्यान रखें, एसएलसीआर का जो मुख्य उद्देश्य होगा, वो होगा जो वरुणा नदी है अपनी, वरुणा नदी को बेहाल करना। अभी बदहाल है, अब इसको बेहाल करना, ये इसका टारगेट होगा। और आपको पता होगा, ये जो वाराणसी शब्द है, ये आपने स्टैटिक जीके में पढ़ रखा होगा, ये 2 नदियों से मिलकर बना है। एक तो है वरुणा और दूसरा है अस्सी, ठीक है? इन 2 नदियों से हाँ, मिलकर बना है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी वाराणसी से संबंधित, भारत और डेनमार्क के मध्य जो हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है, उससे संबंधित। ये कथन आप याद रखो। ध्यान से समझो, भारत और किस देश की सरकार के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है? आप बताओगे डेनमार्क के मध्य, और एसएलसीआर की स्थापना कहाँ की गई है? वाराणसी में। 28 नंबर देखो, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये योजना है, ये अभियान है, जिसे अभी हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की है इसकी। इस अभियान को सबसे पहले आप यहाँ पर समझो, फिर इसके बाद मैं ऑप्शंस में आता हूँ। अभियान कौन-सा है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। ध्यान दें, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। ये जो अभियान है, ये कब शुरू करने की घोषणा की गई है इसकी? इसकी घोषणा की गई है योगी जी के द्वारा, ठीक? अच्छा, कब की है?
अभी ये जो 78वां गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र नहीं सॉरी स्वतंत्रता दिवस था, 78वां स्वतंत्रता समारोह में इसकी घोषणा की गई, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा क्या होगा इसमें? ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जो राज्य के युवा हैं, राज्य के युवा को वित्तीय सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्यों वित्तीय सहायता दी जाएगी? ताकि ये उद्यमिता कर सकें, उद्यमिता के लिए, ठीक है? छोटे-बड़े ये इंडस्ट्रीज़ स्थापित कर सकें, इसके लिए राज्य के युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। और सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत कितना लक्ष्य रखा है? सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख एमएसएमई की स्थापना की जाएगी। ध्यान दें, कितने एमएसएमई की स्थापना का लक्ष्य सरकार ने रखा है? 10 लाख। अब ज़रा वापस आओ अपने प्रश्न में, अब ऑप्शन पढ़ो। कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है जिसका लक्ष्य राज्य भर में 10 लाख एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित करना है, ये भी सही है। बोलो भाई, अभी-अभी मैंने आपको बताया था। बी पार्ट में आओ, कह रहा है उद्यमिता को और बढ़ावा देने के लिए, नए उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए एक समिति स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। ये भी सही सही है। ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। यानी 28 का सही उत्तर हो जाएगा स पार्ट। ठीक। अब देखो 29 नंबर। हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार कर रही है, ठीक है? क्योंकि इसका लक्ष्य किस वर्ष तक 5 गुना पर्यटन को बढ़ा देना है। ये मैंने आपको शायद पिछले जो मंथ का करंट अफेयर कराया था, उसमें बताया था कि ये है 2028, ठीक है? और वहाँ आप पिछले मंथ की देखिए, वहाँ मैंने इसमें बहुत सारे डिटेल में भी बताया है कौन-कौन से पर्यटन स्थल हाँ, कौन-कौन से सर्किट डेवलप करे जा रहे हैं, वगैरह-वगैरह। तो आंसर हो जाएगा इसका 2028। नेक्स्ट देखो 30 नंबर। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय परियोजना के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये एक परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में शुरू की है। ठीक। इस परियोजना में है क्या? पढ़ो। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है? कोई भी योजना सरकार चलाती है अगर वो किसानों के लिए है, तो सबसे पहला टारगेट यही होता है कि किसानों की आय बढ़े। कृषि व्यवसाय परियोजना है, तो ज़ाहिर-सी बात है गाँव में चलाई जाए जा रही है। कृषि आमतौर पर गाँव में ही होती है ना? तो ग्रामीण आय को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसमें वित्त पोषित कौन कर रहा है? वित्त पोषण कर रहा है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा कितना वित्त पोषित किया गया है? 4,000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना को शुरू करने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। फिर से समझो इसी कथन को। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए वित्त बैंक द्वारा ये वित्त नहीं होना चाहिए, यहाँ विश्व होना चाहिए। विश्व बैंक, ठीक है? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड़ रुपए की कृषि, व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। बात समझ पा रहे हो आप यहाँ तक? 30 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में आओ, इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के 28 जिलों के किसानों कृषि समूह मतलब वो जो एग्रीकल्चर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, कृषि संबंधी जो एमएसएमई होती हैं, ठीक है? इन सबको लाभ मिलेगा। तो ध्यान दें, इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? 28। इस ये दूसरा भी सही है। तीसरे में आओ, इस परियोजना के अंतर्गत कितने मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? आप बताओगे 1 लाख, ठीक है? हाँ, और इसके अलावा लगभग 10 लाख किसानों को इसमें सीधा-सीधा लाभ मिलेगा और इसमें से 30% महिलाएँ होंगी। तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। 30 का सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? नेक्स्ट देखो, हाल ही में आदर्श सौर अ, किस जनपद को आदर्श सौर शहर का दर्जा दिया गया है? आदर्श सौर शहर का दर्जा दिया गया है अयोध्या को। क्यों अयोध्या को दिया गया है? क्योंकि अभी हाल ही में अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट 40 मेगावाट ये याद रखो, 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। बिजली का उत्पादन किया है, ठीक है? और अभी हाल ही में ऐसी सूचना भी आ रही है, यहाँ देखो, अभी हाल ही में ऐसी सूचना भी आ रही है कि जो अयोध्या है, अयोध्या में 5,000 ध्यान दें 5,000 से ऊपर
कि आबादी वाले ग्रामों में आदर्श सौर गांव स्थापित किए जाएंगे। या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में आपसे कहें कि अयोध्या में जो 5,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उन्हें आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, IMLC, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स के संबंध में सही कथन का चुनाव करो। बताओ भाई, इनके संबंध में सही कथन का चुनाव करो। कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में 30 जिलों में एक्सप्रेस वे के किनारे 33 IMLC का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। याद रखना, कितने जिलों में शुरू करी है? 30 जिलों में एक्सप्रेस वे के किनारे 33, हाँ, IMLC की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये डिजिट याद रखना। अगला देखो, 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे IMLC स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, IMLC की संख्या कितनी है? 33। कितने जिलों में ये स्थापित होंगे? 30 जिलों में। और इसमें एक्सप्रेसवेज कितने इंक्लूड किए गए हैं? 5 प्रमुख एक्सप्रेसवेज के किनारे स्थापित होंगे, जिनमें से गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शामिल है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएंगे। फिर से समझो, IMLC के संबंध में बताओ कौन सा सही है? IMLC की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? कितनी? टोटल 33। कितने जिलों में? 30 जिलों में। ये कहाँ स्थापित होंगी? एक्सप्रेसवेज के किनारे। अच्छा, तो कौन-कौन इसमें एक्सप्रेसवेज इंक्लूड किए गए हैं? 5 प्रमुख हैं, और ये 5 कौन-कौन से हैं? गंगा, बुंदेलखंड, आगरा लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लव जिहाद विधेयक पारित किया है। अच्छा, ठीक है। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जबरन धर्म विरोधी विधेयक पारित किया है। इसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखना, ये नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024। ये नाम दिया गया इसे। ठीक, अब आगे देखो, जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर विवाह करना चाहता है, अगर उसका यही उद्देश्य है कि वो अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता है, तो इस उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, अगर दोनों की रजामंदी है, तो फिर हाँ, 2 माह पहले उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है? युवक और युवती अगर किसी खास धर्म से संबंधित हैं, तो ये अगर आपस में विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो विवाह कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 माह पहले उन्हें इत्तिला देनी होगी। किसे? जिला मजिस्ट्रेट को। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, सपोज़ करो जबरन ये धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, तो फिर अब ऐसी स्थिति में 20 साल की सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस अधिनियम की ये अज़मानतीय है, ठीक है? और अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो अगर एफआईआर दर्ज कराने की नौबत आ गई, तो पीड़िता या पीड़ित दर्ज करा सक हालाँकि पीड़ित तो होता ही नहीं है इस केस में। हाँ, पीड़िता दर्ज करा सकती है और माता-पिता, भाई-बहन ये भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है? तो ख़ैर 33 में सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट देखो 34, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बताओ भाई, सही कथन। ये अनुपूरक बजट अभी पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 के लिए 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस फिगर को याद रखना। अनुपूरक बजट कितना पेश किया गया है? 12,209.93 करोड़ 2024-25 के लिए। अनुपूरक बजट क्या होता है? क्यों आता है ये? दरअसल ये वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में अतिरिक्त राशि अगर लगता है सरकार को कि हमें इस योजना या इस विभाग को अतिरिक्त राशि देनी चाहिए, तो ये उसके लिए आता है, अतिरिक्त राशि के लिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अभी जो फरवरी 2024 में पेश किया गया था बजट, ये उस बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बताओगे 1.66%। फिर से समझो, अभी 2024-25 में बजट पेश किया गया। कौन-सा बजट है ये? अनुपूरक। कब आता है ये? जब सरकार को लगता है कि किसी विभाग या किसी योजना को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, तो वो इसे अनुपूरक बजट के माध्यम से लाती है। फरवरी 2024 में जो बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस बजट को देखते हुए यह बजट यानी अनुपूरक बजट उसका कितना प्रतिशत है? तो आप बताओगे 1.66। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं।
नेक्स्ट देखो 35। 35 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के अंतरिक्ष ग्रहीय एवं खगोलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर सहित विदों की एक टीम ने एक बड़े बहिर्ग्रह की खोज की है। ये जो बहिर्ग्रह की खोज की है, ये किसने की है? आप बताओगे, ये की है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है? आईआईटी कानपुर के ये प्रोफेसर थे, इन्होंने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? अपशिष्ट फैलाने के लिए एनजीटी ने जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है 50,000 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक। पहली बार 5,000 रुपए लगाया जाता है। अगर नहीं मानता है तो फिर 10,000 रुपए का लगाया जाता है। और आम तौर पर साधारणतया जो एनजीटी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने यह आदेश जारी किया है राप्ती नदी को लेकर। राप्ती नदी को लेकर। राप्ती नदी के तटबंध पर जो अपशिष्ट डाले जाते हैं, उन पर याचिका जारी की थी एनजीटी ने। तो आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि ये जो जुर्माना लगाया गया है, ये किस रेंज में लगाया गया है? तो आप बताओगे 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है एनजीटी ने। और किस नदी के एवज में ये याचिका जारी की गई है? ये याचिका जारी की गई है राप्ती नदी के एवज में। ठीक है? नेक्स्ट देखो 37। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान शुरू किया है 2024 में। इस लक्ष्य इसका लक्ष्य राज्य भर में नदी तटों पर लगभग कितने पौधे लगाना है? इसका लक्ष्य है लगभग 3.7 करोड़ पौधे लगा देना, नदी तटों पर। ध्यान दें, फिर से समझो। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में एक नया जो अभियान है वो शुरू किया है। कौन-सा अभियान है? पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। तो ये जो अभियान है, इसके तहत राज्य भर में नदी तट जितने भी हैं, नदी तट मतलब ये नदी बह रही है और नदी के किनारे-किनारे, ठीक है? यहाँ पर कितना पौधा लगाया जाएगा? आप बताओगे 3.7 करोड़, इतना पौधा। 38 नंबर देखो, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के संबंध में सही कथन की पहचान करो। क्या पहचान करनी है? पढ़ो। यूपी रेरा, उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, यूपी रेरा अपने पोर्टल पर लगभग 4,000 परियोजनाओं को इसने रोक दिया है। कारण क्या है रोकने का? कारण ये है कि जो डेवलपर्स हैं, इनसे रिकॉर्ड माँगा गया था, पारदर्शिता अपनाने के लिए। लेकिन इसमें से बहुत सारे डेवलपर हैं जिन्होंने ये सारा का सारा अपना रिकॉर्ड नहीं दिया है। अर्थात डेवलपर आवश्यक भूमि रिकॉर्ड, नक्शे दोनों अपलोड करने में विफल रहे। सरकार ने माँगा था कि मुझे आप ये जितना भी भूमि रिकॉर्ड है, नक्शा है, ये सारे के सारे दीजिए। इन्होंने नहीं दिया, अपलोड नहीं किया तय तारीख तक। तो ऐसे 400 परियोजनाएँ हैं जिनको रोक दिया गया है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, भू संपदा विनियामक और विकास अधिनियम, ये लागू कब से हुआ है? 1 मई 2016 से। याद रखो, उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण। हाँ, इसके संबंध में ये दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न कथनों पर विचार करो तथा सही कथन की पहचान करो। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत 3 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान दें, रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत कितनी सुविधाएं स्थापित करेगा? 3 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करेगा। ये कहाँ होंगी? इसमें से एक होगी लखनऊ में और कानपुर में 2 होंगी। यानी इस समझौते के अंतर्गत लखनऊ में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में 1 केंद्र और कानपुर में 2 केंद्र स्थापित किए जाएँगे। ये सारे के सारे कथन आपके सही। ठीक है? 39 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। 40 में देखो, हाल ही में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किसके साथ दवा मानकीकरण सहित अन्य जानकारी आदान-प्रदान करने के लिए समझौता किया है? फिर से समझो। कह रहा है कि भाई हमें उस संस्थान का नाम बता दो जिस संस्थान के साथ केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दवा मानकीकरण के लिए समझौता किया है। तो आप बताओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये है। ठीक है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स थी। ठीक है? ये आज हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम लोग सीधे मिलेंगे सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स में, उत्तर प्रदेश स्पेशल में। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहीं से आप इसको डाउनलोड करके अ, अगस्त 2024 या किसी भी मंथ की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं सितंबर 2024 में। धन्यवाद।